स्टडी आईक्यू चैनल में आपका वापस स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक हम ऑलमोस्ट जितने भी ऊपर वाले हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबको कवर कर चुके हैं। हमने एशिया कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, हमने यूरोप कवर कर लिया, हमने अफ्रीका कवर कर लिया, हमने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने साउथ अमेरिका भी कवर कर लिया था। अब हमारे दो मेजर कॉन्टिनेंट्स बचते हैं। कौन सी? एक तो ओशनिया का और एक अंटार्कटिका का। ओशनिया जो है, आप सोचोगे कि ओशनिया क्या है नया, हमने तो ऑस्ट्रेलिया सुना है, न्यूजीलैंड सुना है। तो ओशनिया जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। किस तरीके से है हम आगे अभी स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम जितने फिजिकल फीचर्स हैं या फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिस्कस करें उससे पहले, जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर स्टार्ट होने से बोलती हूँ, आप अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए। आई होप आप अपनी नोटबुक में जो भी मैं बता रही हूँ सब नोट करते जा रहे हैं। और दूसरा, इसको स्टार्ट करें उससे पहले 5-10 मिनट देके जो हमने पीछे के 7 लेक्चर देखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फटाफट से इसको पॉज करके एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए और फिर आ जाइए वापस इस लेक्चर पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओशनिया क्या बला है। पहली बार सुन रहे हो अगर आप, तो आप सोचोगे कि ओशनिया क्या हो गया, ये तो ओशन से कुछ वर्ड बना हुआ है। तो ओशनिया जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मान लो कॉन्टिनेंट्स नहीं बोल सकते, सॉरी, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलेंगे हम। इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर छोटे छोटे से, आप अगर मैप देखोगे कभी तो आपको छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे। तो पैसिफिक ओशन के अंदर वो जितने भी ओशंस हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, उन सबको एक ग्रुप बना के उनको नाम दे दिया है ओशनिया। तो ओशनिया जो है इसमें 4 मेजर पोर्शंस आते हैं। कौन कौन से पोर्शंस आते हैं 4 मेजर? सबसे पहले सबसे बड़ा इसका है ऑस्ट्रेलेशिया। सबके पीछे इन्होंने एशिया लगा दिया है। तो पहला है ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और एक आता है हमारा न्यूजीलैंड। इन सबको कवर करने के लिए हम ना डिफरेंट कलर के पेन कलर चूज करते हैं सो हमें अच्छे से पता चलता रहे। और दूसरा है हमारा मेलानेशिया। ये दिख रहा है आपको मेलानेशिया। इसके अंदर कौन कौन सी आइलैंड आती है, आइलैंडिक कंट्रीज आती है। इसके अंदर आती है हमारी पपुआ न्यू गिनी, नारू, सोलोमन आइलैंड, वांतानु, फिजी, वांताउ, इसको सॉरी वांताउ बोलते हैं, वांताउ, फिजी एंड न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस की टेरिटोरी माना जाता है। तो ये हो गया हमारा मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया के अंदर कौन से हैं आप एक बार फिर से देखोगे, पपुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन, वांताउ, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। उसके बाद है हमारा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अंदर ये पपुआ न्यू गिनी के ऊपर जो आइलैंड्स आते हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के भी पार्ट नहीं है और पैसिफिक ओशन में इस तरीके से स्कैटर्ड है, जैसे पालाउ हो गया, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती का आइलैंड हो गया, या फिर नदर्न मारियाना आइलैंड हो गया, या फिर गुआम हो गया जो यूएस की टेरिटोरी में आता है। तो ये सारे आइलैंड्स किस में आते हैं? माइक्रोनेशिया के अंदर। उसके बाद में हमारा एक बड़ा सा पोर्शन बचता है विच इज आवर पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के लिए हम ब्लैक कलर लेते हैं। ये है हमारा 4th पोर्शन पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में आप देखो कि ये दिख रही है आपको पूरी बॉर्डर लाइन, दिस बॉर्डर लाइन यहाँ से पूरी काट के ये पूरी की पूरी बॉर्डर लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स आते हैं उन सबको हमने क्या नाम दिया है? पॉलिनेशिया। उसमें कौन सा आता है? हवाई। अब आप बोलोगे कि हवाई तो जो है हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ा था। तो ये पूरा ओशनिया जो है ये कॉन्टिनेंट नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड में, क्योंकि पैसिफिक के अंदर एक मेजर आइलैंड हवाई भी है तो उसको पॉलिनेशिया के अंदर भी कवर करा है। और कौन सा है हमारा? किरिबाती है यहाँ पे, जिसको हम किरिबाती भी बोलते हैं। 2 छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे किरिबाती के। एंड देन वी ऑल्सो हैव द फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकेर्न, हमारे पास ईस्टर आइलैंड हो गया, कुक आइलैंड, अमेरिकन सामोआ, टोंगो आइलैंड। ये इस तरह के जो आइलैंड्स हैं ये आते हैं सारे पॉलिनेशिया के अंदर। तो हमने 4 कौन से मेजर पोर्शंस देखे जो ओशनिया के हैं? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, हमारा मेलानेशिया हो गया, हमारा माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया।
ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पोर्शन आता है, तो हम इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आपको एक स्लाइटली मैंने ये आइडिया दिया है कि ओशनिया जो है वो है क्या चीज, तो अब आपको समझ आ गया। ओशनिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशियन, और इसको 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये आपको दिख रही है डॉटेड लाइन, इसको क्या नाम दिया है था हमने, आप ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को देखो कि कितनी तरीके से मुड़ी हुई है। जब हमने इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जो नॉर्थ से साउथ के बीच में जाती है, और ये कितना है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो ये हमने, जब मैंने आपको बताया था कि ये जिगजैग चलती है, ये सीधी नहीं चलती, तो अभी आप अच्छे से देख सकते हो कि ये जिगजैग क्यों चल रही है, क्यों, ताकि आपको ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, इन सारे आइलैंड्स को ये बाईपास कर सके, ताकि किसी भी एक आइलैंड में 2 डेट या 2 डे ना हो, इसलिए इसको ऐसे जिगजैग में बनाया गया है कि सारे आइलैंड्स को छोड़ती हुई ये सिर्फ वाटर में से निकले, सिर्फ पानी में से ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस करती है। तो ये इसके सारे आइलैंड से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, अगर इनकी लोकेशन आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कौन से ओशियन के अंदर है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आ जाए पालाऊ कहाँ पे है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए पालाऊ आइलैंड कौन से ओशियन में लोकेटेड है, तो आप क्या आंसर करोगे, पैसिफिक ओशियन में। वैसे ही बस आप इनके नाम याद कर लो कि ये कौन से ओशियन के अंदर लोकेटेड है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक तो हमारा पालाऊ हो गया, फिर हमारा गुआम हो गया, एंड हवाई, हवाई तो हम पढ़ ही चुके हैं कि पैसिफिक में है। फिर हमारा मार्शल आइलैंड है, किरीबाती है, कीतीबाती, एंड देन कुक आइलैंड है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तुवालू आइलैंड है, न्यू कैलेडोनिया है, वांतू आइलैंड है हमारा, सोलोमन आइलैंड है, नारो आइलैंड है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, टोंगो, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यू एंड फिजी। एटलीस्ट ये आइलैंड्स आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये सब के सब पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेटेड हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में। हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट में टूटा था, किसमें, लोरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया से क्या निकला था, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, और गोंडवाना से हमारा क्या निकला था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और हमने क्या पढ़ा था, यस, इंडिया का डेक्कन वाला पार्ट और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट आइलैंड्स हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट आइलैंड्स नाम से ही बता रहा है कि कॉन्टिनेंट से बना हुआ होगा। क्या बोलता है ये कॉन्टिनेंट आइलैंड कि वंस अपॉन ए टाइम दे वर ए पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉन्टिनेंट, किसी एक बड़े कॉन्टिनेंट से अटैच थे। उसके बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये क्या हुआ, एक दूसरे से दूर चले गए और यहाँ पे लोकेटेड हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था वो यहाँ पे मूव होता हुआ ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तो अभी भी बहुत सारे ऐसी रिसर्च हैं और साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है ये अभी भी नदन की साइड में मूव हो रहा है। दिस प्लेट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। ये चीज हमने आपने न्यूज में पढ़ा होगा कभी कभी कि जो हिमालय है इसकी हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। इसकी हाइट बढ़ती जा रही का मतलब क्या है, ऊपर से तो कोई आके इसमें पत्थर ऐड नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि नीचे से कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, कुछ ऐसी फिजिकल प्रोसेस हो रही है कि जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है। और वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं हमारी, एक यूरेशिया की प्लेट और हमारी दूसरी इंडिया की प्लेट। तो जब ये दोनों कोलाइड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी ये इंडिया का जो प्लेट है ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, जैसे हम इसको मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स अभी भी कोलाइड कर रही हैं। अभी भी ये हिमालय वाला जो एरिया है वो बहुत फ्रेजाइल है। आपको पता है कि बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो, वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हम सुनते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। और उसी की वजह से ये जो हिमालय है इसकी हाइट कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रही है। एंड द सेम गोज फॉर द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया का जो ये प्लेट है ये नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है, तो दिस कॉन्टिनेंट इज स्टिल शिफ्टिंग।
तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखी। अभी हम एक बार इनका ये देखते हैं कि कौन कौन से ओशियंस हैं इनके पास में, कौन सी वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जानना। तो वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं कि कितने ओशियंस हैं। तो ओशियंस कितने हो जाएंगे, इसके वेस्टर्न साइड में है इंडियन ओशियन, इसके यहाँ पे कौन सा ओशन था, सदर्न ओशन है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अंटार्कटिका के पास में। तो और यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक ओशन। तो मेजर तौर पे अगर हम देखें कि जो इसको बहुत पास से कवर कर रहे हैं, तो हमारे कितने ओशंस हो गए, 2 ओशंस हो गए, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। सदर्न ओशन जो है वो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो हम उसको इतना मतलब स्ट्रांगली नहीं मानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से वाया वाटर कनेक्टेड है क्या। तो उसके बाद में देखते हैं हम छोटे छोटे, हम पहले ये देखते हैं कि इसका लैंड बॉर्डर किसी के साथ है क्या। अब देखो ये जितने भी हैं सीरीज, ऑस्ट्रेलिया अगर स्पेशली मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट से या कंट्री से किसी भी तरह का कोई भी लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, ये बिल्कुल ही सेपरेट एक अपना कॉन्टिनेंट मेनलैंड एरिया है। तो इसका तो जीरो हो गया कि किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये न्यू गिनी से कनेक्टेड है। हमने ये क्या पढ़ा था, न्यू गिनी किसके अंदर आता है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, और पपुआ न्यू गिनी जो है ये ओशनिया के अंदर आता है। तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओशनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो है पपुआ न्यू गिनी जो है ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट वाया इंडोनेशिया से कनेक्टेड है। बाकी आप देखो कि जैसे न्यूजीलैंड भी है, ये भी बिल्कुल ही सेपरेट कॉन्टिनेंट आइलैंड है, किसी भी दूसरी कंट्री कॉन्टिनेंट से बिल्कुल भी लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, और ये सारे के सारे आइलैंड तो बिल्कुल सेपरेटेड है ही। तो ये तो हो गई ओशियन और लैंड कनेक्टिविटी की बात। अब हम देखते हैं कि दूसरी और कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, इसमें देखते हैं हम। आपको इसमें वाटर बॉडीज दिख जाएगा, जैसे एक पपुआ न्यू गिनी और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के ऊपर एक है बिस्मार्क सी। क्वेश्चन अगर आ जाए बिस्मार्क सी कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, पैसिफिक ओशन। ये पूरा एरिया पैसिफिक ओशन का है। तो यहाँ पे हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है उनको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इस वाली स्लाइड में हमारे ओशंस ज्यादा क्लियर है, तो हम इसमें देखते हैं। जैसे एक तो हमारा आराफुरा सी है यहाँ पे, एक हमारा तिमोर सी है, फिर हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पे हमारा तस्मान सी है, फिर यहाँ पे कोरल सी है जिसके अंदर ग्रेट बैरियर रीफ भी है, और यहाँ पे हमारा सोलोमन सी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी वाटर बॉडीज हैं जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। तिमोर सी जो है ये एक्चुअली इंडियन ओशन के अंदर आता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये भी इंडियन ओशन में आता है। आराफुरा सी जो है ये, अगर हम इसको मोटे तरीके से बोले तो बोल सकते हैं कि ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि देखो ये एक वाटर बॉडी है जो दोनों के बीच में है। तो हम आराफुरा सी के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमने कौन कौन से वाटर बॉडीज देखी यहाँ पे, सोलोमन सी, कोरल सी, आराफुरा सी, तिमोर सी, तस्मान सी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम इन सारी रेंजेस को अलग अलग मैप में ही देखेंगे, तो हम उसी तरफ चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ये देखोगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो सेपरेट करने वाला सी है उसका नाम क्या है, तस्मान सी। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से जो सी सेपरेट करता है उसका नाम है तस्मान सी। और हमने यहाँ पे कौन सा देखा था, मेलानेशिया। मेलानेशिया को जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेपरेट करता है वो है कोरल सी। कोरल सी इनके बीच में आता है। आपको एटलीस्ट इनका थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज ये हमारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और अगर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट भी है और ये कंट्री भी है अपने आप में, इसके अंदर छोटे स्टेट्स भी हैं, तो ये पूरा अगर हम कंट्री की भी बात करें तो कंट्री वाइज इसका एरिया काफी बड़ा है। तो ये जो है ये 6th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट एरिया इन कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें कि देश, पूरा देश जो है ये 6th लार्जेस्ट, छठा सबसे बड़ा एरिया वाइज पूरी दुनिया में ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो देश है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 पार्ट हम कंसीडर करते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो मेन कॉन्टिनेंट है, जो भी हमने देखा था बड़ा सा एरिया पूरा आइसोलेटेड है वो। दूसरा उसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड है तस्मानिया का, उसको हम कंसीडर करते हैं। और तीसरा हम इसमें कंसीडर करते हैं इसके जो पास में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन सबको इस कॉन्टिनेंट के अंदर कवर करा जाता है। तो एक तो हमारी ये इंफॉर्मेशन हो गई। और दूसरा क्या, अगर हम पॉपुलेशन, अभी मैं आपको मैप नहीं दिखाती हूँ, एक और देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने क्या बोला था कि ऑस्ट्रेलिया कौन से सुपर कॉन्टिनेंट के टुकड़े का पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है सॉरी, साइंटिस्ट ने उसके बाद में जिस तरीके से रिसर्च हुआ, उन्होंने स्टडी करा इसका फिजिकली, तो उन्होंने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये लोवेस्ट, फ्लैटेस्ट और ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट लैंड मास है। ये सबसे बिल्कुल नीचे है, मतलब एकदम ऐसे मीन सी लेवल है उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सट्रीम फिजिकल फीचर्स नहीं, जैसे हमारा एंडीज था, रॉकीज था, हिमालयाज है। और ये फ्लैटेस्ट है। फ्लैटेस्ट मतलब वही है कि इस जमीन का जो एरिया है वो ज्यादातर लेवल्ड है, और ये ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट का एरिया आता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। एक बार इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें स्टेट्स हैं। तो आप देखोगे कि इसमें ज्यादा स्टेट्स नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े इन्होंने ऐसे सिंपल ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके रिस्पेक्टिव या फिर लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्टिव में लाइंस ड्रॉ करके इन्होंने स्टेट्स बनाए हैं। तो सबसे वेस्टर्न वाला जो एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा एरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। और यहाँ पे है हमारा नदर्न टेरिटरी, और इसके नाम भी मतलब जैसे न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, दिल्ली हो गया, शंघाई हो गया, उस तरीके से नहीं रहे। इसके सिंपल नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इधर नदर्न टेरिटरी, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। बस ये 3 नाम अलग है। एक है इसका क्वींसलैंड, एक है न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पे हमारा विक्टोरिया, और ये जो मैं आपको बता रही थी तस्मानिया। और उसके अलावा जो छोटे छोटे से ये, जैसे कि यहाँ पे मेलवाइल आइलैंड है हो गया, यहाँ पे आपको हॉर्न आइलैंड दिखेगा, ये छोटे छोटे से आइलैंड जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पार्ट आते हैं। तो स्टेट वाइज हमने देख लिया, 6 स्टेट्स हैं इसमें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया। अभी इसके बीच में आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, आप इसको सिर्फ एक बार ध्यान से देखो, आपको शायद खुद ही समझ में आ जाएगा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सिटीज को देखो, अगर आप सिटीज को देखते हो तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही सिटी दिख रही है, पर्थ। जबकि अगर हम यहाँ पे साउथ ईस्टर्न साइड में जाते हैं नीचे की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी सारी सिटीज हैं। यहाँ पे मेलबर्न है, यहाँ पे सिडनी है, यहाँ पे ब्रिस्बेन है, काफी सारी सिटीज हैं। और अगर हम इसका पॉपुलेशन ग्राफ, पॉपुलेशन मैप भी देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस एरिया में लोकेटेड है। ये वाला एरिया जो है ऑलमोस्ट खाली है। ऐसी एक मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि यहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं, जिनके बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे, उनमें जो रोड बनी हुई है वो इतनी लंबी लंबी रोड्स बनी हुई हैं कि जब आप उस पर ड्राइव करते हो तो ड्राइवर्स के ऐसे बहुत हाई प्रोबेबल चांसेस रहते हैं कि वो सो जाते हैं। तो ताकि वो सोए ना, उनको नींद से क्योंकि वो सो जाएंगे तो एक्सीडेंट के ऑब्वियस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको इस चीज से बचाने के लिए आप यहाँ पे जो रोड बनी हुई है वहां पे बड़े बड़े फ्लैशी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ताकि वो आपकी आंखों पे फ्लैश करे या फिर किसी भी तरीके से आपको ना सोने दे। क्योंकि ये जो रोड्स हैं ये बहुत लाइक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक लंबी है। आप ये देखो कि ये एरिया पॉपुलेटेड नहीं है ज्यादा। तो ये मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका पॉलिटिकल मैप क्या है। तो आपको आप अच्छे से बता सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा जो इसकी पॉपुलेशन है वो इसके ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड में ज्यादा बसी हुई है। उसके बाद में हम एक बार इसका फिजिकल मैप देखते हैं। फिजिकल मैप के अंदर आपको देखो, जैसे कि हमने बाकी कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसका फिजिकल कि अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि नुलाबर प्लेन्स कहाँ पे हैं, तो आप नुलाबर प्लेन्स में आप ध्यान रखोगे कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। जैसे पंपास के हमने पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, अर्जेंटीना के अंदर। वैसे आपको नुलाबर प्लेन भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह बाकी इंफॉर्मेशन भी हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर एक तो आता है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ये है पूरा इसके ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है यहाँ पे माउंट कोस्क्लुज़को। ये है हमारा 2230 मीटर का हाईएस्ट इसका पीक है माउंट कोस्क्लुज़को, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे लोकेटेड है तो हम उसका आंसर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद में अगर रेंजेस के बारे में देखें तो यहाँ पे एक है हमारी ग्रे रेंज, उसके बाद यहाँ पे है हमारी मैकडॉनल्ड रेंज, यहाँ पे है हमारी मुस्ग्रेवल रेंज और यहाँ पे है हमारी हम्सले रेंज। ठीक है, और ये सबसे इधर यहाँ पे इसके साउथ वेस्ट में है डार्लिंग रेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे है हमारा फ्लिंडर्स रेंज। ये आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रे रेंज, फ्लिंडर्स रेंज, ये हमारी चौथी है मैकडॉनल्ड रेंज, मुस्ग्रेवल रेंज, हेमल्सेग रेंज 6 नंबर पे और 7 नंबर पे डार्लिंग रेंज। ये 7 आपको ध्यान रखनी है। दीज 7 रेंजेस अपना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम डेजर्ट्स देखते हैं। ये वाला जो एरिया है, अच्छा अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इसको ऑलमोस्ट हाफ में से क्रॉस करती है। इसको ऑलमोस्ट हाफ में से क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये मोस्टली आता है ट्रॉपिकल में और ये वाला जो एरिया है ये मोस्टली आता है टेम्परेट में। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें अगर हम क्लाइमेट का वेरिएशन देखें ना तो क्लाइमेट का बहुत ही ह्यूज वेरिएशन है। मतलब आपको यहाँ पे आइसी माउंटेन पीक्स भी मिलेंगी जैसे कि ये है, और आपको बहुत लंबे बड़े बड़े एकदम ड्राई डेजर्ट्स भी मिलेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं लोकेटेड होगा, और यहाँ पे आपको प्लेन्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लाइमेट वाइज ये बहुत ही ज्यादा वेरी है। ये आपको पता चल गया कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट वाला ये जो एरिया है ये टेम्परेट में आता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बिल्कुल बीच में से डिवाइड होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें पता है कि इसका मेजर सिग्निफिकेंस आपको यहीं पे समझ में आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ, ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे सन की जो सनलाइट्स है वो डायरेक्ट सनशाइन करती है। हमने विंटर सॉलिस्टिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था। तो इसका मतलब क्या है कि 23.5 डिग्री से नीचे का जो एरिया है साउथ में, उसमें जो सन की लाइट है वो सीधी नहीं गिरती है। इसका मतलब है कि वो एरिया इतना वार्म नहीं रहता है, वो टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। तो ये वाला एरिया कंपैरेटिवली टेम्परेट रीजन में आता है। और अभी हम एक बार इसके डेजर्ट्स देखते हैं। डेजर्ट्स इसके काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना अपनी बुक में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो इसमें हैं। 2 हम उसको डेजर्ट वाले में कवर करेंगे, बट अभी आप एक बार लिख लीजिए। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे तानामी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है। ये हमारे इंपॉर्टेंट, देखो आप ये बीच वाला एरिया जो आपको दिख रहा है लाइट येलो कलर का, ये पूरा का पूरा बिल्कुल डेजर्टी एरिया है। यहाँ पे ये पूरे डेजर्ट्स है यहाँ पे। ग्रेट सैंडी, तानामी, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स। उसके बाद में नुलाबर प्लेन्स हमने बताया था। नुलाबर प्लेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास है। और प्लेन्स ये क्या होते हैं? ये एग्रीकल्चर वाइज हाईली फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। उसके बाद में हम लेक्स देखते हैं। इसमें आपको काफी सारी लेक्स दिखेंगी, लेकिन कुछ लेक्स आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे है। जैसे कि लेक वुड हो गया, लेक बार्ले हो गया, लेक टोरेंस हो गया, लेक इरी हो गया, लेक ग्रेंडर हो गया, और यहाँ पे हमारी लेक डिसअपॉइंटमेंट है, लेक मके है। ये सारी लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं न्यूजीलैंड पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर तो हमने मिस ही कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसे नोट करते जाइए। सबसे पहले तो जो ये ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी हुई है? कोरल से बनी हुई है। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स एक एक्चुअली छोटे से जीव होते हैं जिनको कोरल पॉलिप्स भी बोलते हैं। कोरल पॉलिप्स और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं।
पॉलिप जो होता है वो एल्गी को रहने के लिए जगह देता है और जो एल्गी है वो पॉलिप को खाने के लिए खाना देती है। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए। तो इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और कोरल्स होते हैं। एल्गीज जो होते हैं ये कोरल्स को कलर भी देते हैं। अगर आपने कभी फोटो देखा होगा किसी कोरल रीफ का तो आप देखोगे कि कितनी कलरफुल दुनिया है। वो जो कलरफुल दुनिया आती है वो एल्गीज की वजह से आती है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। अभी ये जो आपको दिख रहा है पूरा एरिया, ये जो है ये पूरा का पूरा, इसमें पूरे 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं, 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ना सिर्फ कोरल रीफ, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा बना हुआ एरिया है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है। किसी भी जीवित जंतु द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर, किसी भी जीवित जंतु द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर अगर पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको हम दुनिया के जो 7 अजूबे होते हैं, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड माने जाते हैं, उसके अंदर भी एक है ये। और जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स आपको पता है जो क्या होती हैं? इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड होती हैं। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप इसको आउटर स्पेस से देखते हो, जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां से देखते हो या सैटेलाइट से अगर पिक्चर लेते हैं तो ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है। जैसे चाइना वॉल के बारे में बोला जाता है कि चांद से दिख जाती है, उसी तरह अगर इसी को आउटर स्पेस से देखा जाए तो ये आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा फीचर है। अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो रहा है कि ओशियन का जो टेम्परेचर है, जो सी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर, ये जो कोरल्स होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब इनको बहुत स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जैसे इनको 27 डिग्री का वार्म वाटर चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए उनमें, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ये ग्रो होते हैं। तो इस तरह का इनको पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन जिस तरीके से ओशंस गर्म हो रहे हैं, हमारा पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा कि कोरल ब्लीच हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि अभी जो हम कोरल पॉलिप्स और एल्गी की बात कर रहे थे, तो वो जो एल्गी होती है वो पूरे कोरल पॉलिप से एक्सपेल हो जाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कोरल पॉलिप जो होता है, एल्गी जो होती है वो छोड़ के चली जाती है। अगर वो छोड़ के चली जाएगी तो जो कोरल्स हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एल्गी जो है वो कोरल को खाना बनाने में हेल्प करती है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप इसको बहुत लिटरल मीनिंग में मत लेना। तो एल्गी जो है वो कोरल को खाना प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो अगर एल्गी चली जाएगी तो जो कोरल है उसको कहीं से फूड नहीं मिल पाता है। तो स्लोली ये जो कोरल्स हैं पहले ही अपना कलर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसका रिप्रोडक्शन करें, इसको पूरा अच्छे से इसकी अगर इसको अच्छे से कोरल ब्लीचिंग को हैंडल करा जाए तो एल्गीज इसमें फिर से आ जाती है और कोरल्स जो हैं वो रिजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक एल्गीज यहाँ पे वापस ना आए तो कोरल्स जो है ये पूरे डाई हो जाते हैं, दे विल डाई। और जब ये डाई हो जाते हैं तो ये पूरे कार्बोनेट के स्केलेटन्स बन जाते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और ये वापस ग्रो नहीं होते हैं। तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। आपने अगर करंटली न्यूज में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अभी जो है हमारी पूरी शताब्दी का लार्जेस्ट कोरल ब्लीचिंग हुआ है। मतलब इतना बड़ा कोरल ब्लीचिंग हुआ है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि उनको वापस रिवाइव करने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही है। तो ये दिस होल एरिया इज एक्चुअली डाइंग because we are the human like जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है मैक्सिमम उसका रीजन एंथ्रोपोजेनिक होता है। हम लोग जिस तरीके से इंडस्ट्रियल बढ़ा रहे हैं, जितने व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उन सबकी वजह से इनडायरेक्टली ऐसे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस वाज वन इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और इंफॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वर्ड है, आप एक वर्ड अगर आप पढ़ोगे कहीं पे तो उसको बोलते हैं आउटबैक। आउटबैक से डोमिनेटेड है। अब आउटबैक क्या होता है? आउटबैक इस ऐसी रीजन को बोलते हैं जो थोड़ा डिजर्ट होता है और सेमी एरिड जो एरिया है। अभी मैंने अब क्या बताया था कि हमारा ये ऑस्ट्रेलिया का जो सेंटर पार्ट है ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। ये देखो ये सारा का सारा डेजर्ट है। तो इसको बोलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है इट इज डोमिनेटेड बाय
बैक, आउटबैक का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाती है, इनलैंड वाला जो एरिया है वो काफी बिल्कुल ड्राई और सेमी एरिड एरिया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि आउटबैक जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज लेते हैं। अभी हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड पे हम एक चीज तो ऑलरेडी देख चुके हैं क्या, कि ये कॉन्टिनेंट आइलैंड है, ठीक है। तो ये दो आइलैंड है इसमें, एक नॉर्थ आइलैंड है और दूसरा साउथ आइलैंड है इसमें, और और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है वेलिंगटन। और यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आपको कुछ में ज्यादा इसमें है नहीं। एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सदर्न एल्प्स करके एक इसकी माउंटेन रेंज है। ये सदर्न एल्प्स जो है ये ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हाई एलिवेशन की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, हाई एलिवेशन की वजह से, और जो मॉइस्चर रिटन विंड्स आती हैं उनकी वजह से ग्लेशियर वाला एरिया है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसके हाईएस्ट पीक को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे आपको दिखेगा माउंट विंसन, माउंट कुक दिखेगा आपको। यहाँ पे सदर्न एल्प्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमने नाम दिया है माउंट कुक। देखो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी आपको माउंट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे माउंट उना हो गया, माउंट हम्बोल्ट हो गया। अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो माउंट कुक वो कहाँ पे लोकेटेड है, सदर्न एल्प्स में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक दिखेगा कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुक स्ट्रेट क्या है तो ये न्यूजीलैंड के अंदर ही है और न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। कुक स्ट्रेट है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका के बारे में हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। स्टार्ट वन बाय वन। अंटार्कटिका जो है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इसकी पोजीशन स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। अगर हम देखें तो अराउंड लाइक 170 मिलियन ईयर्स अगो इसका लोकेशन जो है वो थोड़ा नॉर्थ साइड में था, लेकिन वही टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये मूव करते करते बिल्कुल साउथ पोल पे आ गया है। और अभी जो साउथ पोल है वो इसके सेंटर में माना जाता है, अभी हम देखेंगे। तो अभी जो इसकी जो करंट लोकेशन है ये ऐसा माना जाता है कि वो अराउंड 25 मिलियन ईयर्स पहले ही बनी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। और दूसरा, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका जो है ये हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, 5th लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। इसका 98% एरिया इसका आइस कवर्ड है। अभी हालांकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आइस मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से आने वाले सालों में ये 98% प्रोबेबली शायद 90% तक चला जाएगा, जो हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा, लेकिन इसके काफी चांसेस भी हैं। और इसमें जो है वो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 1.6 किलोमीटर की थिक आइस है। आप ये सोचो 1.6 किलोमीटर की थिक आइस है डेप्थ में, ऐसे इस तरीके से डेप्थ में 1.6 किलोमीटर की डेप्थ आइस है। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करते हैं। हर कॉन्टिनेंट में हमने पॉपुलेशन की बात करी, तो पॉपुलेशन में अभी आपने सुना होगा कि कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो सेटलमेंट्स हैं वो लैब्स हैं, बहुत सारी लैब्स का सेटलमेंट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं। रिसर्च करने के लिए क्यों आते हैं? देखो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई एम टेलिंग यू। अंटार्कटिका जो है ये जितने भी फॉसिल्स हो गए, जितने भी मीटेरॉइड्स हो गए हैं, जितनी भी हमारी पुरानी जियोलॉजिकल एविडेंसेस है, उन सब के लिए सेफेस्ट प्लेस है। सेफेस्ट प्लेस क्यों है? सबसे ठंडा है ये, यहाँ पे कोई भी जैसे इरोजन है, जितना हम लोग अपने यहाँ पे देखते हैं कि विंड से इरोजन हो गया, सी से इरोजन हो गया, वाटर से इरोजन हो गया, वो कोई इरोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आइस कवर्ड है, तो ये सेफेस्ट प्लेस है, इरोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से कोई इसका जो जियोलॉजिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं। और तीसरा, जो हमारा मैग्नेटिक पोल है, जो हमारा साउथ पोल, दो तरह के पोल होते हैं, जियोग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल, वो दोनों के दोनों वही हैं। तो
अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए, या इवन दो समटाइम्स जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ऐसे ऐसे मीटेरॉइड्स भी मिलते हैं जो मार्स से आए हुए होते हैं, जो किसी दूसरे जब हमारा अर्थ बन रहा था या फिर जब सोलर सिस्टम क्रिएट हो रहा था तब के टाइम के मीटेरॉइड्स भी मिलते हैं। तो ये पूरे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को समझने में, पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अंटार्कटिका साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और ऐसा इसमें माना जाता है कि इसमें जब अगर इसकी आइस मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रिजर्वॉयर्स भी निकलेंगे। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही रिच एरिया भी रहेगा आने वाले बहुत शताब्दियों के बाद, जब यहाँ की आइस मेल्ट हो जाएगी और यहाँ पे मिनरल्स का एंड रिजर्वॉयर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये सेफेस्ट हेवन क्यों है। ओके, सो यहाँ पे साइंटिस्ट है मोस्टली। कोई भी कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज अपना क्लेम करती है यहाँ पे, जैसे कभी अर्जेंटीना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कंट्रीज क्लेम करती हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी भी कंट्री का कोई भी क्लेम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन पॉपुलेशन आपको साइंटिस्ट के अलावा नहीं दिखेगी। रेदर आपको पेंगुइन्स की बहुत सारी पॉपुलेशन दिखेगी। अगर आपने कभी बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है या फिर ऐसे ही आपने कभी कोई पेंगुइन्स के क्यूट वीडियोस भी देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सब अंटार्कटिका में ही रहते हैं। तो यहाँ पे पेंगुइन्स का काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। इनफैक्ट लाइक एक या तो ऑस्ट्रेलिया में किसी एक पोर्शन पे या फिर साउथ अमेरिका में किसी एक पोर्शन पे, विच आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेंगुइन पॉपुलेशन इज देयर ओनली ऑन अंटार्कटिका। तो दिस इज वन पॉइंट। अभी अंटार्कटिका के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। इसकी जो खोज तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन इसको जो सबसे पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा था, कि इसको जानना स्टार्ट करा था, इसके साउथ पोल तक पहुंचे थे, उन सर का नाम था कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो थे ये 1773 के अंदर, 1773 के अंदर इन्होंने इसका पूरा एक चक्कर लगाया था, और उसके बाद से काफी सारे लोगों ने इसके चक्कर लगाए हैं। मतलब जब लोग इसके एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तो ये एरिया काफी डेंजरस और अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे पास इसका कोई मैप नहीं है क्योंकि पूरा आइसी एरिया है, और आइस कहीं पे भी ब्रेक हो जाती है। तो जितने भी लोग एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं उसमें से बहुत ही कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ही कम लोग ही वापस आ पाते हैं। तो ये एरिया काफी एक्सप्लोरेशन के लिए डेंजरस भी है। अगर हम इसके मैप पे चलते हैं, फाइनली हम इसके मैप पे चलते हैं। देखो ये है हमारा साउथ पोल, इसे हम एंडरसन स्कॉट, यहाँ पे एक पॉइंट भी है जो यूएसए का एक ऐसा मान सकते हैं कि यूएसए हैज सेड कि दिस इज आवर स्पॉट टाइप थिंग। तो जो अंटार्कटिका है ये इसका लोकेशन है। अंटार्कटिका को अगर हम देखेंगे तो कौन से ओशन से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ओशन से घिरा हुआ है, एंड दैट इज सदर्न ओशन। पूरा का पूरा ये सदर्न ओशन चारों तरफ है। आप इसको ऐसे सोचो कि जो हमने ग्लोब है ना, उसको हम ग्लोब को नीचे से देख रहे हैं साउथ साइड से, तो हमें ये पूरा का ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड है ये। ईस्ट अंटार्कटिका, सॉरी मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, अंटार्कटिका में दो पार्ट्स हैं, ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका। और ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका जो है ये ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रेंज है, यहाँ पे उससे डिवाइडेड है। इसके वेस्ट ईस्ट साइड में ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट साइड में वेस्ट अंटार्कटिका है। हम एक बार सीज देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली रॉस सी और जो वेडल सी है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉस सी और वेडल सी कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के पास में। उसके बाद में हम इसके कुछ फिजिकल फीचर्स देखते हैं। देखो एक तो ये हमने देख लिया था ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रेंज, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका के अंदर। ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर हमारी एक लैंड आती है क्वीन मॉड लैंड। क्वीन मॉड लैंड से अगर आप देखोगे तो प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है ये क्वीन मॉड लैंड से क्रॉस होती है। और इसके अभी देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्या बोल रही थी, प्राइम मेरिडियन कितना होता है 0 डिग्री, और इंटरनेशनल डेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अभी देखो बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री का लाइन, और इसी को ये इसके ऑपोजिट में है 180 डिग्री का इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से क्रॉस करता है, ये रोस आइस शेल्फ में और ट्रांस
अंटार्कटिक हमारा जो माउंटेन रेंज है उससे क्रॉस करता है। उसके अलावा ये ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है विंसन मासिफ। जैसे हमने माउंट कुक याद रखा था वैसे आपको विंसन मासिफ का नाम भी याद रखना है। उसके अलावा आपको ये यहाँ पे एक एज निकला हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक पेनिनसुला, अंटार्कटिक पेनिनसुला, और इसी के बिल्कुल पास में है पाल्मर लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक विक्टोरिया लैंड है हमारा, एक यहाँ पे हमारा वाइकिस लैंड है, प्रिंस एलिजाबेथ लैंड है, कैंप लैंड है, क्वीन मॉड हमने देख ही लिया था, और हमारा इंडिया का जो स्टेशन है यहाँ पे मैत्री, वो यहाँ पे लोकेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है मैत्री स्टेशन कौन से एरिया में, तो हम क्या बताएंगे, ये क्वीन मॉड का एरिया जो है वहां पे है हमारा मैत्री का स्टेशन, अंटार्कटिका का जो हमारा स्टेशन है दैट वन। तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर देखो अभी दिस होल एरिया इज बिकमिंग वेरी डेंजरस। मैंने आपको एक ड्रैग पैसेज का भी बताया था कि ड्रैग पैसेज है, कहाँ पे बताया था हमने, साउथ शेटलैंड और कैप हॉर्न, दोनों साउथ अमेरिका का कैप हॉर्न और अंटार्कटिका का साउथ शेटलैंड वाला जो एरिया था उसके बीच में था। अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है जो मेल्ट हो रही है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो रॉस आइस शेल्फ है इसका जो एक बहुत ही आइसबर्ग है वो टूट गया है, या फिर यहाँ पे हमारा लार्सन आइस शेल्फ है उसका लार्सन यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे आपको दिखेगा लार्सन आइस शेल्फ, ये इसमें से जो आइसबर्ग्स है वो निकल के सी के अंदर वॉन्डर कर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं कि ओशन करंट के साथ घूमते घूमते बिल्कुल ओपन ओशन के अंदर पहुंच जाते हैं और शिपमेंट्स को बिल्कुल रैक कर देते हैं, पूरे पूरे शिपमेंट्स डूब जाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो इसका पानी कहाँ पे जाएगा, सी में जाएगा, पूरे ओशन में जाएगा, तो उसके वजह से जो हमारा मीन सी लेवल है वो भी राइज हो जाएगा। और अगर मीन सी लेवल राइज हुआ का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारा मुंबई है या हमारा चेन्नई है या हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो सारे के सारे डूब जाएंगे। जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो पानी ऊपर ही उठेगा, ऊपर उठने से ही पास के जितने भी सिटीज है वो सारी की सारी डूब जाएंगी। सो अदर देन लाइक बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसमें से कुछ मेजर ये भी हैं। तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिका के बारे में भी। इस लेक्चर के साथ हमारा कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल या फिर एक ओवरव्यू ऑफ जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो हमारा फिनिश होता है। इसके बाद से हम जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, ये सब देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि ओशन करंट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स अभी आने बाकी हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।